चल बेटा, अब हम बात करते हैं पीएनसी एंट्रेंस पार्ट 2, जिसमें मोस्टली अपने पास हैं अब वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स हमने सीबीएसई वाले लेक्चर में बहुत अच्छे से कर रखी हैं। उसी में 4-5 केसेस और हैं जो आपको एंट्रेंस में करना है, इसलिए इसको देखने से पहले एक बार सीबीएसई वाली पीएनसी की वीडियो ज़रूर देखें। बस एक रीकैप मार देता हूँ। जो हमने सीबीएसई में किया था, हमने कहा था m क्रॉस n कब लगता है, 1 फ्रॉम ईच ग्रुप, याद है। दूसरा हमने किया था परमुटेशन कब लगता है, जब 2 ग्रुप्स की मिक्सिंग करनी हो, राइट। तीसरा हमने कहा था कॉम्बिनेशंस कब लगता है, जब एक ही ग्रुप में से सिलेक्शन करना हो। बहुत अच्छे से डिफाइन किया हुआ है हमने एनसीईआरटी वाले लेक्चर में, राइट बेटा। एनसीआर में ऐड कब करते हैं और मल्टीप्लाई कब करते हैं, ये हमने किया था। और वाले केस में ऐड करते हैं, एंड वाले केस में मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद बेटा हम लोगों ने किया था, बताओ क्या किया था। हमने किया था रिपीटेड परमुटेशंस, राइट, जहां आलू टमाटर की बात करते थे हम लोग। उसके बाद हमने किया था बंडल मेथड, जहां हम कहते थे ऑल टुगेदर। उसके बाद हम करते थे मियाँ बीवी वाला केस, शादी के 10 साल बाद, स्ट्रिंग मेथड, नॉट ऑल टुगेदर। उसके बाद बेटा हमने किया था दुनिया तहस नहस कर दूंगा, है ना, किसी को साथ साथ नहीं बैठने दूंगा, गैप मेथड। उसके बाद हमने एक शायद किया था डिक्शनरी, कराता नहीं किया था। मैंने कहा था कि स्वाति की रैंक कौन सी होगी, मदर की रैंक कौन सी होगी, रैंडम की रैंक, किया था नहीं किया था। चलो छोड़ो, फिर यहाँ से हम एंट्रेंस बना देते हैं इसको। डिक्शनरी करना है, नंबर ऑफ डायगोनल्स करना है, नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स करना है, टॉपिक लिख लो, सब कराऊंगा, टेंशन मत लो। बस पुराने वाले आने चाहिए, नहीं आते तो पुराने रिवाइज कर लेना। बेटा नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स कराना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्डर मैटर्स कराना है, डिस्ट्रीब्यूटिंग एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स अमंग आर नंबर ऑफ पीपल कराना है बेटा। और बेटा अपने को करना है डी अरेंजमेंट। बाकी भूल चूक लेनी देनी आपकी किस्मत। नंबर ऑफ डायगोनल्स हो गया, नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्डर मैटर्स हो गया, डी अरेंजमेंट हो गया, एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हो गया, डिक्शनरी हो गया। करेक्ट। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, पहली 8 टाइप्स किसी को नहीं आती तो सीबीएसई वाली वीडियो देखिए, उसके बाद कंटिन्यू कीजिए। चलें शुरू कर दें। कॉपी कर लिया, बताना भी तो पड़ेगा। चलो
सबसे पहले डिक्शनरी। मैंने एक वर्ड कहा स्वाति, है ना? कितने अल्फाबेट्स हैं? 3, 5। 5 अल्फाबेट्स को यूज करके वर्ड्स बनाऊं विद या विदाउट मीनिंग, तो टोटल बनेंगे 5 फैक्टोरियल, अर्थात 120। विद और विदाउट मीनिंग। अब इन 120 वर्ड्स को डिक्शनरी में अरेंज कर दिया। किसमें? स्वाति पहला वर्ड नहीं होगा, स्वाति आखिरी वर्ड भी नहीं होगा, है ना? स्वाति के बीच में झूल रही होगी। तो आपके बताने ने 120 वर्ड्स में स्वाति मैडम कहाँ लटकी हुई हैं, इसे कहते हैं डिक्शनरी। समझ आ गई बात? आप बहुत ध्यान से समझना मैं क्या कराने की कोशिश कर रहा हूं। जब आप डिक्शनरी देखते हो बेटा, तो आप हमेशा अल्फाबेटिकली चलते हो। अल्फाबेटिकली में सबसे पहले ए वर्ड आएगा, उसके बाद उसके बाद उसके बाद और उसके बाद जो भी वर्ड बनेगा उसमें 5 लेटर्स होंगे मेरे बच्चों। एग्री करते हो? कुछ कॉपी नहीं करना, सिर्फ ध्यान से समझना है। सबसे पहले आप डिक्शनरी में क्या ढूंढने निकले? स्वाति ढूंढनी है तो एस ढूंढना पड़ेगा। जब एस आया होगा डिक्शनरी में, उससे पहले ए वाले सारे लेटर्स आ चुके होंगे, आई वाले सारे लेटर्स आ चुके होंगे, यानी कि ये प्लेस एस के आने से पहले ए और आई से फिल हो चुकी होगी, 2 वेज में। करेक्ट? जब आपने एस डिक्शनरी में देखा, उससे पहले वो सारे लेटर्स निकल गए थे जो ए से स्टार्ट हुए थे, वो भी सारे निकल गए थे जो आई से स्टार्ट हुए थे। तो 2 वेज में इस प्लेस को आप ऑलरेडी फिल कर चुके थे एस देखने से पहले। अब यहां चाहे ए लिखूं और चाहे आई लिखूं, टोटल 5 अल्फाबेट्स थे, एक आपने यूज कर लिया, बचे कितने? यहां यहां तो टोटल वेज 2 चौक 8 या 24 दूनी 48, तो 48 लेटर्स एस के आने से पहले डिक्शनरी में लिखे जा चुके थे। एस ढूंढने से पहले 48 लेटर्स डिक्शनरी में आ चुके थे। जैसे सुसाइड पॉइंट होता, सुना है आपने ना, कि आप पहले सुसाइड करने वाले नहीं हैं, आपसे पहले 48 लोग यहाँ सुसाइड कर चुके हैं। अभी स्वाति फवाती ज़्यादा ढूंढोगे तो यही होगा भाई, ठीक है? तो 48 वर्ड्स ऑलरेडी आ चुके हैं। अब इसके बाद आपको एस मिल गया, एस ढूंढ लिया आपने। एस ढूंढने का मतलब एस हो गया फिक्स। अब एस के बाद क्या ढूंढोगे? ए आई टी क्या ढूंढोगे? क्योंकि स्वाति ढूंढ रहे हैं तो अगला वर्ड ढूंढेंगे डब्ल्यू। अब ये बताओ मुझे, डब्ल्यू से पहले यहां पर ए आई एस टी कुछ भी आ सकता था, लेकिन एस को तो अपन कर चुके हैं फिक्स। तेरी कहानी खत्म। कितने बचे? 4 में से 1 फिक्स हो गया। तो बड़ा सीरियस हो गया है नाम सुन के। कितने हो गए? 3। करेक्ट? तीन क्यों लिए फिर बता दो? क्योंकि W से पहले 4 थे, S फिक्स हो चुका, बचे बेटा 3। अब ये जो बचे 3, 2 और 1 कुछ भी यूज हो सकता है। एक S फिक्स हो गया, W आपने लगा दिया,
5 में से 2 वर्ड यूज कर लिए, बचे 3, बचे 2, बचे 1। तो 3 तिया 9, दूनी 18, एक कम 18, 18 वर्ड्स वो हो गए, एस और डब्ल्यू तक आए। अब एस आपने ढूंढ लिया, डब्ल्यू भी आपने ढूंढ लिया, अब क्या लेटर ढूंढेंगे? ए से पहले कुछ था तो यहां लिख देता हूं 0 वेज, ए से पहले 0, तो यहां 2 और यहां, लेकिन फाइनली क्या हो गया? 0। अब हम लोगों ने क्या किया, एस ढूंढ लिया, डब्ल्यू ढूंढ लिया, ए भी ढूंढ लिया। अब क्या ढूंढेंगे? टी। टी से पहले कितने अल्फाबेट्स थे? कितने यूज कर लिए? कितना बचा? और यहां एक वर्ड तो बचेगा बचेगा। अब एस आ गया, डब्ल्यू आ गया, ए आ गया, अथवा स्वाति मिलनी बाकी है। डन। 48 और 18 66 और एक 67 और एक 68, यानी कि स्वाति जी 120 में से 68वें नंबर पे होंगे। नॉट ए इंटेलिजेंट गर्ल। बिना बात के उसके पीछे पड़े हुए थे। सबको क्लियर है? पक्का? मान लूं किसी को कोई डाउट हो, ए बी सी डी, अब एक वर्ड आपको देता हूं, आप ट्राई कीजिएगा। तो स्वाति तो आएगी, वो इसका नंबर तो लगाएगा नहीं लगाएगा, जिसके पीछे सारी खुदाई करी उसी को छोड़ देगा कि चल भैया मुंह माया दूर हो गया। अब इन सब में कुछ नहीं रखा है। आपने कभी सुना कि किसी आदमी को अपना प्यार मिल गया और उसने जिंदगी में तरक्की करी हो? नहीं नहीं सुना ना, देख लो। लेकिन ऐसे दसिया दूंगा जिसको ठोकर पड़ी और दुनिया में बहुत बड़े आदमी बन गए। अब डिसीजन इज योर्स, ठीक है? बेटा मदर की रैंक निकालनी है, चलिए। मैं तो अच्छी अच्छी बातें करता हूँ शिक्षक होने के नाते। द वर्ल्ड्स मोस्ट ब्यूटीफुल वर्ड, इसकी रैंक आप निकाल दीजिए। आती है तो बोर्ड पे कर दो, कौन करेगा? तुम लोग डरते बहुत हो यार। मैं तो कभी भी टीचर बुलाता है लपक के चले जाता था। ऐसे जाता था, एक बार बोर्ड देखता था, एक बार पूरी क्लास को देखता था, क्लास मुझे देख रही होती थी। फील आता था नेताओं वाला। तब ये मास्टरी वाला गुण आ गया मेरे अंदर। फिर मैं चले जाता, मैंने सॉरी सर नहीं आता। क्लास में हाईलाइट हो जाते थे। तो हाँ, तो क्या हो गया, लाइव चल दुनिया देखेगी फिर तो आपको, और भी अच्छी बात है यार। इसी लाइफ के लिए नेता लोग कितना पैसा खर्च करते हैं, उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, है ना? तो मतलब फ्री मौका मिल रहा है यार।
पहले इस क्वेश्चन कर ले, स्लाइड बाद में देख लियो। आगे बढ़ा आंसर, बोर्ड पे कौन कर देगा, कर दो आगे। 309 आना चाहिए। थ्री 09 8 आ रहा है, 8 आ रहा है, 10 9 आ रहा है, कर दे बोर्ड पे। गुरबानी हिम्मत दिखा मेरे बच्चा, डर के आगे जीत है। शाबाश। जैसे मैंने किया था सेम वैसे ही, कि बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं इस क्लास में ना, इनको बहुत मुश्किल समझाना पड़ता है। ये बेटा अल्फा बैटरी लग गया, सबको समझ आ गया। देखिए बेटा सब लोग एक बार, हाँ बेटे सबको क्लियर है मेरे बच्चों। चलूँ आगे, दे दूँ।
अच्छा लिया। रैंडम इसकी रैंक को निकाल दीजिए फटाफट। तो बोर्ड पे करेगा। ये करेगा बोर्ड पे। गुड। रख के कोई और। तो ज़माना बदल गया है। हमारी लड़कियां अब इंटेलिजेंट हो गई हैं, बहादुर हो गई हैं। 10-20 साल बाद लड़कियां जॉब करेंगी, बिजनेस करेंगी, लड़के घर में बैठ के चाय बनाएंगे और रोटी बनाएंगे। ये समय आ रहा है बहुत जल्दी। प्राउड ऑफ माई गर्ल्स। आजा बना। बेटा ऐसे बनाइए कॉलम करके। चल कर दे, ऐसे ही कर लेंगे।
कर लेते हैं एक बार। क्या बढ़ता अपने पास? अल्फाबेट लाओ तो क्या आएगा सबसे पहले? ए डी एम एन ओ आर, यही आएगा पक्का। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, बस ये अच्छे समझ आ जाता होगा। 1 2 3 4 5 6 है ना। ये बताइए सबसे पहले क्या ढूंढेंगे? आर से पहले कितने थे? और ये 5 प्लेस तो मतलब 5 फैक्टोरियल। अब आर आपने कर दिया फिक्स। आर के बाद ढूंढा एन, सॉरी ए से पहले कितना था? उसके बाद 4 फैक्टोरियल। अब आर फिक्स ए फिक्स। आपने ढूंढा एन, एन से पहले कितने थे? कितने फिक्स हो गए? कितने बचे? और 3 ब्लैंक का मतलब जितने ब्लैंक उतना फैक्टोरियल। आर फिक्स, ए फिक्स, एन फिक्स। अब क्या ढूंढोगे? डी, डी से पहले कितने थे? तो डी ऑलरेडी लग चुका है ना। अब उसके बाद ओ, ओ से पहले कितने थे? 4 में से कितने फिक्स? बेटा डी से पहले आपने ए था, ए ऑलरेडी आ गया, तो हमने सीधा डी लिख दिया। अब डी के बाद बताओ कितने थे? ओ से पहले कितने थे? 5 थे, सॉरी 4 थे बेटा। कितने फिक्स हो गए? कितना बचा? और अगला वर्ड क्या होगा? 5 फैक्टर इंटू 5, ये 0, सिंपल है यार, कुछ है ही नहीं। चलिए अगला टॉपिक आइए, क्या था मुझे बताइए। नंबर ऑफ डायगोनल्स बेटा, तो उतने फैक्टर से डिवाइड कर दीजिए भाई। जो भी चीज रिपीट होगी, रिपीटिव परम्यूटेशंस, उससे डिवाइड कर दीजिए। अब मुझे बताओ स्क्वायर के कितने डायगोनल्स होते हैं? ये भी सोच रहे हैं, हे प्रभु। 2 पक्का? पेंटागन क्या? हाँ 5 ही होते हैं। नहीं क्यों करते हो? हेक्सागन, डेकागन 10, 100 गन 100 है ना। ट्रायंगल के 3, लाइन के 2, पॉइंट का 1 है ना। एक स्क्वायर में कितने वर्टेक्स होते हैं? ये भी सोच रहे हैं। 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट से कितने लाइन सेगमेंट बनेंगे? एनसीईआरटी का है। 4 पॉइंट से कितने लाइन सेगमेंट बनेंगे? 4C2। भाई 4 में से कोई भी 2 पॉइंट लूंगा, लाइन सेगमेंट बन जाएगा। और 4 में से कोई भी 2 का मतलब कॉम्बिनेशंस। 5 पॉइंट से अगर लाइन सेगमेंट बनाऊंगा कितने बनेंगे? 5C2। 6 से बनाऊंगा तो, 10 से बनाऊंगा तो, अगर 10 पॉइंट से ट्रायंगल बनाऊंगा तो 10C3 नॉर्मल है। तो अगर एक पॉलीगन में n साइड्स हैं तो नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स NC2 होंगे बेटा। अब ये जो लाइन सेगमेंट बने, या तो साइड होगी या डायगोनल होंगे। अगर स्क्वायर को मैंने ज्वाइन किया तो 6 लाइन सेगमेंट बने, 4C2। 4C2 6 ही होता है ना। तो या तो साइड बनेंगी या
तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस में से अगर नंबर ऑफ साइड्स माइनस कर दूं तो क्या बचेगा? तो स्क्वायर के कितने डायगोनल्स? 4c2 माइनस 4। पेंटागन के कितने डायगोनल्स? हेक्सागन के? डेकागन के? आसान है। अब आप मुझे क्वेश्चन कर दीजिए। 44 डायगोनल्स है मेरे पास, क्या है? नंबर ऑफ साइड्स बता दीजिए। एक टॉपिक लिखना भूल गया हूं मैं, याद दिला दीजिएगा, लास्ट में करेंगे उसको भी। इसको सॉल्व कर दीजिए। कितना है बेटा? आपसे मैंने पूछोगे या मुझसे पूछोगे? वेरी गुड।
हाँ जी बेटा, कितना आया बेटा? तो आपने किया NC2 माइनस एन इज इक्वल्स टू 44, करेक्ट? तो n इज इक्वल्स टू, चलिए गुड। पहला केस डिक्शनरी, दूसरा केस नंबर ऑफ डायगोनल्स, तीसरा केस नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स। किसकी आईसाइट एकदम दुरुस्त है 6x6 विद और विदाउट ग्लासेस? बोलिए। अपनी आईसाइट पे भरोसा नहीं है, हे भगवान। दुरुस्त है कम। अब मैं साबित करता हूं कि आपकी आईसाइट वीक है। बताओ किसकी साबित करूं? बोलो। अपना नाम कोई ना, शाबाश, खड़ी हो बेटा। ऐसे कहते हैं बहादुर बच्ची। दूसरे का नाम लेना बड़ा आसान है। जिस दिन अपना नाम लेना सीख जाओगे उस दिन सही मायने में बहादुर और सफल हो जाओगे। बेटा कितनी पैरेलल लाइंस हैं? इतना सोच रही है यार तू तो। 4। इसकी आवाज में जोर देखना आप। कितनी पैरेलल लाइंस हैं? ये 6 है ना? गुड। कितने पैरेललोग्राम्स हैं? ऐसे ही होता है जब आईसीएल वाला कहता है सबसे ऊपर की लाइन पढ़ो, हम कहते हैं ए बी पी, फिर वो कहता है अच्छा नीचे वाली पढ़ो, हम कहते हैं यू टी, नहीं के, है ना? ऐसे था 6 5। और जब हम कहते हैं सबसे नीचे वाली पढ़ो, सन्नाटा। कितने पैराग्राम हैं इसमें? इसमें 60 पैरेललोग्राम्स हैं। 60। देखिए ये पहला पैरेललोग्राम, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, ये 13वां, ये 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, 18वां। अब मान ले तो आपकी आईसाइट वीक है। बैठ जाओ बेटा, मेरी तो परफेक्ट है। दो आईसाइट होती हैं, एक ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली। ये दोनों मिला के दूसरी, और ये पहली वाली। ये दोनों मिला के दूसरी वाली, क्योंकि दिल और दिमाग का बड़ा जबरदस्त कनेक्शन है, पता है आपको? इसकी स्टोरी भी कभी बताऊंगा। अब ऐसे करना बड़ा मुश्किल था, काउंट करना, राइट? आप ये बताइए पैरेललोग्राम 4 लाइन से बनेगा, 2 वर्टिकल और 2 हॉरिजॉन्टल। इनमें से कोई भी 2 लाइन ले लूं और इनमें से कोई भी 2 लाइन ले लूं, जहां भी वो 4 लाइन मीट करेंगी एक पैरेललोग्राम बनेगा बेटा। एग्री या नहीं? तो ये कितनी लाइंस थी बेटा मेरे पास? ऐसी वाली 4। उनमें से कोई भी 2 लूंगा तो 4C2, और इनमें से कोई भी 2 लूंगा तो आपस में एंड था कि 2 इसमें से एंड 2 इसमें से। जब एंड होता है तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4C2 इंटू 5C2
6 इंटू 10 60 पैनोग्राम्स। आ गई बात समझ? बेटा 4 लाइंस हॉरिजॉन्टल थी, उनमें से कोई भी 2 ले ली, तो 4 में से 2 का मतलब 4c2। 5 वर्टिकल थी, उनमें से कोई सी भी 2 मतलब 5c2। 2 इसमें से एंड 2 इसमें से, तो 4c2 इंटू टोटल कितना हो गया 60, तो 60 पैरेललोग्राम्स हो गए। राइट? समझ आ गया? ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन कैसा आएगा वही बताता हूँ बेटा आपको। मैंने आपसे एक बार पूछा था, आप में से कितनों को चेस खेलनी आती है? पूछा था मैंने कभी नहीं? हाँ, और मैंने कहा था कि चेस बोर्ड में कितने स्क्वायर्स होते हैं, ये मेन क्वेश्चन था। आप सबने कहा था 64, और मैंने तब भी कहा था, अब आपको ज़्यादा अच्छा समझ आ गया होगा, 64 तो 1 बाय 1 के होते हैं, 1 बाय 1 का ब्लॉक। चेस बोर्ड अपने आप में भी स्क्वायर होता है। अगर 2 बाय 2 ले लूँ तो बहुत सारे निकलेंगे, 3 बाय 3 ले लूँ तो यानी कि बहुत सारे बॉक्स निकलेंगे। तो अगर वो पूछता है आपसे नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन अ चेस बोर्ड बेटा, तो कुछ नहीं करना, 8 बॉक्स होते हैं बेटा, 8 बॉक्स के लिए लाइंस कितनी होंगी? 9 लाइंस होंगी। एक बॉक्स के लिए 2 वर्टिकल लाइन, 2 बॉक्स के लिए 3 वर्टिकल लाइन, 3 बॉक्स के लिए 4, तो 8 बॉक्स के लिए 9 वर्टिकल लाइंस बेटा। तो उसमें से 9c2 क्योंकि वर्टिकल है। ये निकले नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इन अ चेस बोर्ड, स्क्वायर्स नहीं है। समझो, मैंने पहली और आखिरी तो वर्टिकल ले ली, और पहली और दूसरी मैंने हॉरिजॉन्टल ले ली, तो रेक्टेंगल बनेगा कि स्क्वायर बनेगा? तो अगर वो पैरेललोग्राम्स पूछता चेस बोर्ड में कितने हैं, रेक्टेंगल्स पूछता चेस बोर्ड में कितने हैं, तो मैं क्या करता, 9c2 इंटू 9c2। आगे मेरी बात समझ? लेकिन हमने पूछा क्या? तो ये पहला केस है रेक्टेंगल्स वाला, राइट? दूसरा बेटा मेरे पास स्क्वायर्स वाला। 1 बाय 1 के कितने स्क्वायर बनेंगे? यानी कि 8 स्क्वायर, 8 ऐसे। बेटा अगर 2 बाय 2 का बनाता तो मुझे एक रो छोड़नी पड़ती, कोई सी भी कॉर्नर वाली रो नहीं ले सकता था, 2 लेने पड़ते कम से कम, है ना? तो कितने बचते? 7 का स्क्वायर। 3 बाय 3 का लेता तो सबसे बड़ा बनता 8 बाई 8 का। तो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ n नेचुरल नंबर्स क्या होता है पता है आपको? n n कितना हो जाएगा इसमें? 8 स्क्वायर तक था। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन अ चेस बोर्ड है। तो नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स भी क्लियर, और नंबर ऑफ स्क्वायर। अगर हम ऐसा आपसे कहते 1 2 3 4 5 6 लाइंस ऐसी, 1 2 3 लाइंस ऐसी, सब परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, पैरेलल परपेंडिकुलर, तो ये बताओ कितने स्क्वायर्स बनते हैं? वन का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, क्योंकि सबसे बड़ा स्क्वायर बनता वो 3 बाय 3 का बनता है बेटा। 3 ऐसे ही देखो, ये सबसे बड़ा स्क्वायर है, अगर इससे बड़ा लोगे तो रेक्टेंगल हो जाएगा। तो स्क्वायर के लिए नंबर ऑफ साइड्स मस्ट बी इक्वल। तो जो चेस बोर्ड थी, सबसे बड़ा स्क्वायर जो था वो 8 स्क्वायर्स का बना था, जो खुद अपने आप में चेस बोर्ड था।
और सबसे छोटा, इसलिए 1 के स्क्वायर से 8 के स्क्वायर तक। और यहाँ हमारे पास वर्टिकल लाइन्स कितनी थी? 3, तो उसकी विड्थ 3 से ऊपर तो जा ही नहीं सकती। इसलिए जितने नंबर ऑफ वर्टिकल लाइन्स होंगी, हमें लगा वो भी गलत है हमारा, 2 का बनेगा बेटा, 2/2 का, सॉरी मेरे बच्चों। तो 1 का स्क्वायर प्लस जो मैक्सिमम साइज का स्क्वायर बनेगा वहाँ तक गलती लेने की। अगर एक में 5 है, एक में 6 है, तो सबसे बड़ा स्क्वायर कितना का बनेगा? 5 का स्क्वायर। जो नंबर में कम होंगे वो सबसे बड़ा स्क्वायर होगा, कोई दिक्कत इसमें? तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स क्लियर, नंबर ऑफ स्क्वायर भी क्लियर। बेटा अगला टॉपिक बताओ, कौन सा नंबर टॉपिक है? टॉपिक नंबर, टॉपिक 12 हमने सीरियस से जोड़ दिया ना इसमें। अब सुनिए बेटा, दिवाली तो निकल गई, आप लोग आए नहीं, अब आपको अभिशाप लग गया कि फुल तो आने वाले हैं नहीं आपके, ये प्रॉपर्टी क्वेश्चन तो गलत करोगे अब आप। मेरी गलती तो है नहीं, मैं तो मौका दिया था, है ना? चलो कोई बात नहीं, माँ बाप का गुरुओं का भी अभिशाप नहीं लगता, टेंशन मत लो। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ताश खेलने 4 लोग बैठे, टोटल पत्ते सबको 13-13 बांट दिया, कोई झगड़ा फसाद, बराबरी थी। ताश खेलने 4 लोग बैठे, 3 को दे दिए 10-10, 2 को दे दिए 11-11, 5 लोग, 3 को दे दिए और 2 को दे दिए 11-11। अब झगड़ा हो सकता है, तो मुझे 10 क्यों और मुझे? तो पहले केस में डिस्ट्रीब्यूशन डज नॉट मैटर, और दूसरे केस में डिस्ट्रीब्यूशन मैटर। दोनों का फर्क समझ आ गया बेटा? तो जब डिस्ट्रीब्यूशन डज नॉट मैटर था तो ऊपर होगा बेटा 52 फैक्टोरियल, तो नॉर्मल केस था। नीचे कितने कितने आपने दिए सबको, तो कितनी बार दिए? ये हमारे पास आंसर हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिंग 52 कार्ड इक्वली अमंग 4 पीपल। बेटा 13 फैक्टोरियल 4 बार, तो पावर 4 होगी। दूसरे केस में क्या था बेटा? ऊपर तो वही 52 फैक्टोरियल, नीचे कितने बांटे थे? 3 लोगों को 11 फैक्टोरियल, 2 लोगों को, लेकिन इंटू 3 फैक्टोरियल और इंटू, क्योंकि अब किनको आपने 10 बांटे, किनको आपने 11 बांटे, वो आपस में भी इंटरचेंज हो सकता है, लेकिन यहाँ इंटरचेंज का कोई चांस, सबको बराबर। लॉजिक समझ आ गया? यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन डज नॉट मैटर्स और यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मैं 52 कार्ड्स 4 लोगों को बांट देता, 15-15, 11-11, तो क्या करते बेटा? 15 फैक्टोरियल का स्क्वायर, उम्मीद है समझ आ गया, नहीं आया तो बता सकते। क्लियर है बेटा? अगला टॉपिक क्या था ये बताओ, नेक्स्ट टॉपिक बेटा। 15 पत्ते बांटे तो 15 फैक्टोरियल, 2 लोगों को बांटे तो होल स्क्वायर, 11 पत्ते बांटे 11 फैक्टोरियल, 2 लोगों को बांटे अपॉन पावर 2, लेकिन जो पावर होती है उससे भी डिवाइड कर देंगे कि आपस में इंटरचेंज हो सकती थी पावर्स। हाँ, अगला बेटा डिस्ट्रीब्यूटिंग एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स अमंग आर नंबर ऑफ पीपल। लास्ट टॉपिक है क्या ये? ठीक, इस क्लास में 20 बच्चे मान लेते हैं, मिनिमम साइड पे लेते हैं। सबको बहुत भूख लगी,
सर ने सोचा चलो सबके लिए एप्पल्स मंगवा लेता हूँ। सिर्फ सोच रहा हूँ, मंगवा नहीं रहा हूँ, ध्यान रखना। 50 एप्पल्स, 20 बच्चे, कितने? अब ये मैं दो तरह से बांट सकता हूँ। पहला तरीका, रैंडम बांट दूँ। हो सकता है अब्दुल्ला ही सारे खा जाए, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, है ना। किसी के हिस्से 2 पड़े, किसी के हिस्से 3 पड़े, ये एक तरीका है, रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा, क्योंकि हम इंडिया जैसी कंट्री में रहते हैं, वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेटिक वे में सबको एक एक दे दूँ ताकि कोई बेचारा भूख से ना मरे, और उसके बाद जो बचे वो रैंडम बांट लें। ज़्यादा बेटर तरीका है ना। ज़्यादा तरीका तो ये भाई, फ्री चाहने वाले ऐसे ही करते हैं कि हमें मिल जाए थोड़ा बहुत जैसे मर्जी। तो तुम तो वैसे दिल्ली वाले हो। एनसीए वाले नहीं, दिल्ली वाले हो, फ्री वाले हो भाई। तो हम बात कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिंग एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। एन आइडेंटिकल मतलब एप्पल्स, वो आइडेंटिकल थे, अमंग आर नंबर ऑफ पीपल, तो आर पीपल हो गया बेटा। तो पहला तरीका है इसका रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन, किसका? और दूसरा है बेटा एटलीस्ट 1, मतलब हर किसी को कम से कम एक मिले। रैंडम का फॉर्मूला होगा n प्लस आर माइनस 1 सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जिसमें अब्दुल्ला सारे खा गया था। अब कैसे होता है ये मत पूछो यार तुम। और एटलीस्ट 1 का n माइनस 1 सी आर, इक्वल ही नहीं मिला, सबको एटलीस्ट एक एक दे दिया, बाकी जो बचे वो रैंडम। देखो इक्वलिटी तो दुनिया में कभी आ ही नहीं सकती, और इक्वलिटी दुनिया में कभी आनी भी नहीं चाहिए। जिस देश में या जिस जगह पे इक्वलिटी आ जाएगी उसका डेवलपमेंट बंद हो जाएगा, ये फैक्ट है। ह्यूमन डेवलपमेंट तभी होगा जब आपके पास इक्वलिटी नहीं होगी, औरों से आगे निकलने की इच्छा। अगर हर किसी को आईआईटी में एडमिशन दे दिया जाए या हर किसी को आईआईटी की डिग्री दे दी जाए तो फिर आप क्यों पढ़ोगे? सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? तो ये तो रेस है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी शुरू चल रही है और आगे भी चलती ही रहेगी। तो ये दोनों केस समझना। पहले केस में n कितना था 50, r कितना था, तो 50 प्लस 20, 70 माइनस 1, यानी कि 69 C19। ये है रैंडम डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका। और सबको बेटा एक एक देता तो मेरे बच्चों 19 नहीं 49 C, दोनों में फर्क समझ गए। अब वहां वो इतना लॉलीपॉप एप्पल्स और बच्चे नहीं देगा आपको, वो क्वेश्चन कैसे देगा वो मैं आपको समझाता हूँ। आप समझना बहुत अच्छे से बेटा। इन हाउ मैनी वेज दिस कैन बी डन। आप समझिएगा बात, बहुत लैंग्वेज पे गौर करिएगा बेटा, लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो गए मेरे पास बच्चे x1 x2 x3 x4, और ये हो गए एप्पल्स। मतलब 20 को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। क्या करना है? तो क्या इसका आंसर 20 प्लस 4 माइनस 1 C4 माइनस 1 होगा? 4 बच्चे 20 एप्पल्स। इसी में वो आपको छोटी सी लैंग्वेज कर देगा, नॉन जीरो वैल्यूज ऑफ x1 x2 x3 x4। नॉन जीरो का मतलब बेटा
सबको कम से कम एक तो मिलेगा। अब आंसर कितना हो गया 19। मैं लॉजिक समझ रहे हैं? उसने अगर नॉन ज़ीरो यूज़ नहीं किया तो ज़ीरो भी हो सकता था, और ज़ीरो मतलब रैंडम। लेकिन जब नॉन ज़ीरो यूज़ किया तो सबको कम से कम एक मिलेगा। बात समझ आ गई? दोनों क्वेश्चंस की लैंग्वेज में मैं कहा था शब्दों पे गौर फरमाइएगा। इसी में तीसरा केस उसने और उठा के पटका आपको। उसने कहा x1 प्लस x2 शुड बी 12। मतलब क्वेश्चन यही है, उसने कंडीशन जोड़ दी। अब इसका मतलब क्या हुआ बेटा, अगर x1 x2 को 12 मिलेंगे तो x3 और x4 को 8 मिलेंगे। ये मतलब हुआ ना इसका। ये 12 अगर उसने नॉन जीरो यूज नहीं किया, करेक्ट। और इसमें बेटा आपस में क्या होंगे, क्यों होंगे मल्टीप्लाई? क्योंकि एंड है। x1 और x2 को 12 मिलने चाहिए, एंड x3 और x4 को 8 मिलना चाहिए। ये दूसरा केस। तो पहला केस नॉर्मल था, दूसरे में नॉन जीरो डाल दिया, तीसरे में उसने और डिवाइड कर दिया। चौथा केस, जब मैंने 50 एप्पल्स बांटे तो इमरान बोला सर मैं तो आपका फेवरेट स्टूडेंट हूँ, कम से कम एक तो दे दो। रैंडम की बात कर रहा हूँ। मैंने इसको एक दे दिया। इसने बोली सर देखो मैं तो कितनी रेगुलर आती हूँ, छुट्टी मारती है, अब 6 बुलाते हो 6 बजे आती हूँ, समझा करो सर 2 एप्पल्स तो कम से कम मेरे बनते हैं। लेक्चर बोला देखो सर सबसे सपोर्ट आपको मैं ही करता हूँ, चाहे कोचिंग में या कोचिंग के बाहर हो, कम से कम। अलग बोली देखो सर सबसे बोर्ड में मैं ही आती हूँ, सबसे ज़्यादा हिम्मत मैं ही दिखाती हूँ, कम से कम। इसका दिल बहुत बड़ा है। अब बाकियों को मैंने रैंडमली बांट दिया। अब कंडीशन और चेंज हो गई बेटा, मतलब एक बच्चे को मिनिमम 1, मिनिमम 2, मिनिमम 3, मिनिमम 4। अब कैसे निकलेगा आंसर? उसने यहाँ पर आपसे कहा x1 शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 1, x2 शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 2, x3 शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 3, और बेटा x4 शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 4। अब और कंडीशन लगा दी। अब मुझे बताओ कैसे। मैं क्या करूँगा, 50 में से एक एप्पल इसको, 2, 3 और 4। बेटा 4, 3, 7, 2, 9 और 1, 10 एप्पल्स तो मैंने फिक्स कर दिए। ये मेरे फेवरेट स्टूडेंट से दे दो। बचे कितने एप्पल्स? अब 40 एप्पल्स कैसे बांटूंगा, रैंडम या बचे हुए बच्चों को? इन्हें कहते हैं ईर्ष्यालु बच्चे। बचे हुए क्यों भाई? उसने कहा सर कम से कम एक मैंने दे दिया, बाकी भी तो मिल सकते थे, कोई दुश्मनी थोड़ा इन बच्चों से। तो उसने कहा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, मतलब 1 तो होना ही चाहिए, उससे ज़्यादा हो तो ईश्वर की मर्जी। तो 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 तो हमने फिक्स बांट दिए। 10 तो हमने, कितने बचे बेटा? अब 10 को कितनों में बांटूंगा, रैंडमली या कैसे? आ गई बात समझ? तो मेरे ख्याल से आपको चारों केसेस क्लियर है बेटा। कौन कौन से चारों? एक नॉर्मल था, फिर नॉन ज़ीरो हो गया, फिर 2 ग्रुप्स बांट दिए, और तीसरा पर बच्चा हमने स्पेशल केस निकाल दिया। दिक्कत तो नहीं है? ठीक। अगला आइए, डी अरेंजमेंट। टॉपिक नंबर कौन सा बेटा ये? फोर्टीन। अब समझना डी अरेंजमेंट है क्या मेरे बच्चों। आप सबका स्कूल का रिजल्ट आ गया, करेक्ट। अब टीचर ने आपके नाम की रिपोर्ट कार्ड आपके एड्रेस पे भेजनी है ना? 20 बच्चे हैं और 20 रिपोर्ट कार्ड, है ना? सारे एक से बढ़कर एक है। तो आपने कहा कुछ भी हो जाए,
सही बच्चे की रिपोर्ट कार्ड सही जगह ना पहुंचे, मतलब हर लेटर और हर एनवलप चेंज हो जाए। जैसे वैभव का लेटर, अक्षय का एनवलप, है ना, समझ रहे हो मेरी बात को? तो इसे हम कहते हैं डी अरेंजमेंट। एक चीज़ ऑलरेडी अरेंज थी कि भाई आप बच्चों की ये सीट है, ये अरेंज कर दिया हमने। आपने कहा सर मैं बस अपनी सीट पर नहीं बैठूंगी, भाई कहीं भी बैठा दो, सबने ऐसा अल्लाह मचा दिया। इसका मतलब आपने क्या किया, हर चीज़ को डी अरेंज कर दिया, मतलब नॉट एट राइट प्लेस एवरीथिंग। बट इसका सीधा सीधा बच्चों मेरे पास फॉर्मूला है, बाहर लिखेंगे n फैक्टोरियल, 20 बच्चे थे तो 20 फैक्टोरियल, अंदर 1 माइनस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल बेटा सो ऑन अप टू 1/n फैक्टोरियल। हाँ बेटा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अगर आप मान लो 20 बच्चे हैं तो यहाँ 20 फैक्टोरियल, 1 माइनस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल अप टू 1/20 फैक्टोरियल। इवन फैक्टोरियल सारे पॉजिटिव आएंगे तो लास्ट का प्लस हो जाएगा। और 21 बच्चे होते बेटा तो लास्ट में -1/20। इतना बड़ा नहीं होगा, मुश्किल से 5 या 6 बच्चों का, कोई दिक्कत नहीं खाते उसमें। बेटा मैं बताता हूँ, देख पता क्या है, पैटर्न बनाना होता है। तो स्टार्टिंग इसलिए हमने 1 से कर दी। हर चीज़ की जो सीक्वेंस बनती है ना, वो पावर 0 से शुरू होती है। जैसे आप एक्सपोनेंशियल सीरीज करोगे, लॉगरिथमिक सीरीज करोगे, आप देखना सब 1 से स्टार्ट होती है। तो हमें तो एक फॉर्मूला बनाना है, इसलिए हमने 1 से स्टार्ट कर दिया। लिटरली ये चीज़ हमारे पास 0 ही हो जाएगी, लेकिन सीरीज हमारी ऐसी चला। सबको क्लियर है? पक्का? मैंने कहा था एक टॉपिक याद दिला देना, है ना? मैं कौन सा टॉपिक मैं फिर भूल गया। इसके अलावा कोई टॉपिक बचा? कोई भी नहीं? आप रिवाइज करो, मैं याद करने की कोशिश करता हूँ। हाँ आ गया। अब समझना मेरे बच्चों, इम्पोर्टेंट है। टोटल 10 पॉइंट, नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स कितने बनेंगे? 10 सीट। लेकिन 10 पॉइंट्स में से अगर 5 पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएं तो क्या करें? 1 2 3 4 5 तो ऐसे आएंगे। और बेटा 1 2 3 4 5 ऐसे आएंगे। अब इन 5 लाइन सेगमेंट से सॉरी 5 पॉइंट से जो लाइन सेगमेंट बनेंगे, क्या वो एक लाइन माने जाएंगे लास्ट में? भाई जितने भी हैं सारे के सारे ओवरलैप कर जाएंगे। तो हम इसमें क्या करेंगे, टोटल तो 10C2 ही मानेंगे। उसमें से जो 5 पॉइंट से लाइन सेगमेंट बने उनको माइनस कर दिया। लेकिन इन पांचों को एक लाइन सेगमेंट तो मानोगे? अगर यही ट्रायंगल्स होते, क्या +1 करता है? जो कोलिनियर बॉन्ड का ट्रायंगल नहीं है। जो मर गई समझ लो बस, ये तो समझ आ गया बच्चा। घर से ही है ना पक्का? घर से ही है ना? घर के वहीं इतनी बेचैनी नोकते को होती नहीं है वैसे। अच्छा चलो मैं दोबारा बताता हूँ। टोटल पॉइंट्स थे बेटा ए अपने पास, जो इस टॉपिक का नाम है ना, उसमें से बी पॉइंट्स कोलिनियर होगा और एन
साइडेड पॉलीगन बनाना है। तो आंसर क्या होगा, ए सी एन टोटल पॉइंट में जितने भी पॉलीगन बनेंगे माइनस कोलिनियर पॉइंट्स के पॉलीगन बेटा माइनस हो जाएंगे। अब दो केस बना लीजिएगा, अगर लाइन होगी मतलब n इक्वल टू 2 होगा तो आप +1 करेंगे, है ना। और मेरे बच्चों कोई और केस होगा तो प्लस, ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसलिए बोल रहा हूँ। आगे सबको बात समझ या नहीं आएगी, कॉपी की और दोबारा बना 10 पॉइंट से लाइन सेगमेंट बने 10 CP, 5 पॉइंट से लाइन सेगमेंट बने 5 CP, तो हमने माइनस कर दिया क्योंकि सारे लाइन सेगमेंट थे ही नहीं। ये फाइनली एक लाइन बनेगी, वो लाइन मैंने ऐड कर। अगर देखो आप इससे ये तो सारी लाइंस बनते हैं ना बेटा, ये तो सारे बनाते हैं, आपस में ही नहीं बनाते, बस देखो ये सारे बनते हैं, है ना। तो हमने सारे ले लिए, लेकिन जो 5 पॉइंट से लाइन बन रही थी वो माइनस था, तो 5 पॉइंट से एक लाइन तो बनी थी, इधर प्लस कर दिया। लेकिन यहीं जब आप ट्रायंगल बनाओगे तो कोलिनियर पॉइंट से कोई ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, इससे मैंने प्लस। अगर पीएमसी करना है तो दास गुप्ता के क्वेश्चन कर लीजिए, उससे बेहतरीन क्वेश्चन किसी बुक में नहीं है। उसके बाद पीएमसी में आपको दिक्कत नहीं है, करेक्ट। सॉल्यूशन देख देख के कीजिए, कोई बात नहीं। हाँ चाहिए इसी श्री परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पार्ट 2D समाप्तम, अर्थात फुल चैप्टर फिनिशन। क्लियर। चलिए अब अब्दुल्ला बात कर ले बेटा।